हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो आप सभी की बहुत डिमांड आ रही थी कि सर हमारे को 3 मंथ स्ट्रैटेजी बता दो अकाउंटिंग पेपर की, जो हमारा अटेम्प्ट आने वाला है जनवरी 2026 के लिए। तो फटाफट से आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूं। मैंने कोशिश करी है कुछ चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने की, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी बच्चों को पता होनी चाहिए, और आप अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हो और अपनी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो अगले 3 महीनों के लिए फॉर दी अपकमिंग जनवरी 2026 सीए फाउंडेशन एग्जाम्स। मेनली मैंने ये अकाउंटिंग के लिए दी है क्योंकि मैं अकाउंट्स का टीचर हूं, अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी आप बाकी सब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। तो आओ फटाफट से शुरू करते हैं। क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी बेटे? अगर हम आज की बात करें तो आज हम खड़े हैं अक्टूबर में, 1 अक्टूबर में। अब यहां 1 अक्टूबर से लेकर अगर हम अपने एग्जाम की डेट की बात करें तो 18 जनवरी 2026 को हमारा एग्जाम है, राइट? तो 15 जनवरी तक मान लेते हैं एक बारी के लिए। तो मोटा मोटा हमारे पास 3.5 महीने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के 15 दिन, 3.5 महीने। 3.5 महीनों में से मैं जो स्ट्रैटेजी आपको दे रहा हूं वो 31 दिसंबर तक की दे रहा हूं, ठीक है, समझाने के लिए। तो ये बनते हैं 3 महीने। अब इन 3 महीनों में आपको क्या करना चाहिए? इन 3 महीनों में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको सिलेबस के ऊपर फोकस करना है, मोर देन एनीथिंग एल्स। पहला फोकस रहता है हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। बिना सिलेबस कंप्लीट करे थोड़ी एग्जाम में चले जाएंगे। तो पहला फोकस सिलेबस के ऊपर है। अब ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपका कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए बेटे? मेरी सोच ये कहती है, या मेरी उम्मीद ये आप सभी से है कि एटलीस्ट आप लोग ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस खत्म कर लोगे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 दिसंबर तक। मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 दिसंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। आप जहां भी पढ़ रहे हो, खुद पढ़ाई कर रहे हो, आप पुराने स्टूडेंट हो जिसका रीअटेम्प्ट होने वाला है, आप नए स्टूडेंट हो जो अभी रजिस्ट्रेशन आपने सितंबर में ली थी, सितंबर से पहले अगस्त में, तब से पढ़ रहे हो, तो मेरी ऐसी उम्मीद है कि आपका सिलेबस 15 दिसंबर से पहले खत्म हो जाना चाहिए बाय लार्ज, सारे सब्जेक्ट्स का। किसी का 30 नवंबर तक खत्म हो जाएगा, किसी का 5 दिसंबर खत्म हो जाएगा, किसी का 10 दिसंबर खत्म हो जाएगा। तो मैक्स टू मैक्स 15 दिसंबर तक हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो अगले 2.5 महीने में तुम्हारा सिलेबस के ऊपर फोकस रहना चाहिए। कुछ भी करके 2.5 महीने के अंदर अंदर 15 दिसंबर तक तुम अपना सिलेबस खत्म कर सको, ठीक है। सेकेंड बात जो हमारी रहेगी वो रहेगी रिवीजन की। अभी मैं इसकी डिटेल में आऊंगा। सेकेंड बात जो हमारी रहेगी वो है रिवीजन की। रिवीजन के लिए बेटे आपके पास कितना टाइम होगा? मोटा मोटा आपके पास 1 महीने का टाइम होगा रिवीजन का, राइट? और फिर बात आएगी हमारी एग्जाम की, जो कि 18 जनवरी से आपके शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं अपनी ये स्ट्रैटेजी डिफाइन करने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। हमारा जो सिलेबस है वो सिलेबस अगर 2.5 महीने में हमारा खत्म हो जाए सारे सब्जेक्ट्स का, इंक्लूडिंग अकाउंटिंग एंड ऑल दी अदर सब्जेक्ट्स, तो 15 दिसंबर तक आप सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से फ्री हो जाते हो। पर सिलेबस को खत्म करना ही मुद्दा नहीं है, मकसद सिलेबस खत्म करने का नहीं है। मकसद ये है कि जब आप सिलेबस खत्म कर रहे हो तो आप अपनी रिवीजन साथ साथ करोगे। यानी कि आप सिलेबस खत्म करने के साथ साथ ही चैप्टर वाइज रिवीजन करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, करते चले जाओगे। आप वेट नहीं करोगे। आप ये नहीं कहोगे कि सर पहले हम पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करेंगे उसके बाद हम शुरू करेंगे रिवीजन। नहीं बेटे, बहुत देर हो जाएगी, तब तक चीजें भूल जाएंगी। सिलेबस कम नहीं है, सिलेबस ज्यादा ही है, ठीक है ना। वो तो हमारे को टीचर को लगता है कि हाँ यार सिलेबस तो 1 महीने का ही है, 15 दिन का ही सिलेबस है, पर आपके लिए तो नया है ना। आप तो एक नई क्लास में हो, नए लेवल पर हो, आपको तो पूरी चीजें स्टार्टिंग से पढ़नी है, स्क्रैच से। तो आपके लिए तो सिलेबस बहुत ज्यादा है, चाहे वो लॉ का हो, मैथमेटिक्स का हो, इकोनॉमिक्स का हो या अकाउंटिंग का हो, सिलेबस इज वास्ट। अब अगर आप सिलेबस खत्म करने के चक्कर में रहोगे और उसके बाद रिवीजन करोगे तो बेटे 120% मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आप रिवीजन नहीं कर सकते। रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जैसे जैसे आप चैप्टर कंप्लीट करते चले जा रहे हो वैसे वैसे आप उसकी रिवीजन लगाते जाओ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि मान लो आपने अभी अभी फाइनल अकाउंट्स तक का सिलेबस कर लिया है,
ठीक है, मान लो आपने फाइनल अकाउंट्स चैप्टर तक का सिलेबस कर लिया, इसका मतलब आपने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, अकाउंटिंग इक्वेशन, सीओजीएस, हाँ, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, बीआरएस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये टॉपिक्स आपने कर लिए और अब आप फाइनल अकाउंट्स भी चैप्टर कर चुके हो, इतना सारा सिलेबस आप कर चुके हो। तो बेटे जब आप फाइनल अकाउंट चैप्टर तक पहुंच चुके हो तो आपने जितना भी पीछे किया है, जितना भी पीछे से किया है, जैसे कि जर्नल, लेजर, अकाउंटिंग इक्वेशन, बीआरएस, रेक्टिफिकेशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, डेप्रिसिएशन, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, इसकी रिवीजन भी तो करो। वेट थोड़ी करते रहोगे कि एंड में जाकर हम रिवीजन करेंगे, नहीं, आप पेयरिंग करके रिवीजन करनी शुरू करो। जैसे कि जर्नल, लेजर, अकाउंटिंग इक्वेशन, ट्रायल बैलेंस, यहां तक की रिवीजन कर लो 1-2 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, फिर आप आगे की रिवीजन कर लो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की, डेप्रिसिएशन की। तो एक एक चैप्टर को उठाते चले जाओ और रिवीजन करते चले जाओ, एक एक चैप्टर को उठाओ, रिवीजन करते चले जाओ। इससे क्या होगा ना, जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे बेटे आप रिवीजन भी करते चले जाओगे, रिवीजन भी करते चले जाओगे। तो इससे ना आपकी जो मेमोरी है ना वो रिफ्रेश रहेगी, हमेशा हमेशा जो पुराने चैप्टर है वो रिवाइज्ड रहेंगे। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा एंड तक की, और देखना आपका कॉन्फिडेंस का लेवल कहां पर होगा। बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर आप कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ यार मैंने जितना जितना सिलेबस कर लिया उतना उतना मैं रिवाइज करते जा रहा हूं। ठीक है सर, अब ये रिवीजन कैसे करनी चाहिए हमारे को? बेटे रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए हैं ना ड्यूरिंग दी सेशंस या ड्यूरिंग दी क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए होंगे। हर टीचर या हर बंदा अपनी क्लास के अंदर आपको ये बता देता है कि यार ये एक डिफरेंट क्वेश्चन है, ये एक हटके क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो शायद पेपर में मिल सकता है। वैसे तो मैं कभी भी ये बात नहीं बोलता कि यही क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, मैं उस तरह का टीचर नहीं हूं कि हमेशा मैं ये बात बोलूं कि यही क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। हमें थोड़ी पता पेपर में क्या मिलेगा, कुछ भी मिल सकता है। मैं हमेशा आपको बोलता हूं पेपर में तो सब कुछ आ सकता है, चाहे वो छोटे से छोटा टॉपिक है, चाहे वो बड़े से बड़ा टॉपिक है, एवरी टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है जो बिल्कुल डिफरेंट होता है, हटके होता है। वहां पर एज अ टीचर हमारे को पता है कि यार अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो ये वही बच्चा कर सकता है जिसने इसको ढंग से पढ़ा होगा। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो आपने रिवीजन के वक्त करने हैं। ठीक है ना, रिवीजन के वक्त। तो रिवीजन को करने के लिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सहारा लो। हर चैप्टर में अगर मान लो आपने 20 क्वेश्चन किए थे पूरे चैप्टर में, तो ले देकर उसमें 5 से 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको सारे के सारे 20 के 20 रिवाइज नहीं करने हैं, क्योंकि बेटा जो क्वेश्चन आपने क्लास के दौरान पहली बारी में ही कर लिया है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो क्वेश्चन समझ आ गया था ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सेशंस और क्लासेस, वो क्वेश्चन तो पहली बार समझ आ गया तो दूसरी बार भी समझ आ जाएगा, पेपर में आएगा तो पेपर में भी समझ आ जाएगा। वो क्वेश्चन का चैलेंज नहीं है, चैलेंज उस क्वेश्चन का है जो बार बार टीचर से आपने पूछा है कि सर इसमें ऐसा क्यों होगा, ये कैलकुलेशन में हमें दिक्कत आ रही है, इसको लिखने में हमें प्रॉब्लम आ रही है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं ले देकर हर चैप्टर के अंदर 30 to 40%, इससे ज्यादा नहीं होते। तो रिवीजन जब करोगे तो आपको वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 30 से 40% होते हैं हर चैप्टर के अंदर, उन्हीं की रिवीजन करनी है, उन्हीं की रिवीजन। क्योंकि अगर ये कर लिया तो आपने बेसिकली सारा चैप्टर रिवाइज कर लिया। ठीक है, अच्छा, साथ साथ इन चैप्टर्स की थ्योरी भी करते जाना, चैप्टर की थ्योरी करते चले जाना, चैप्टर की। जैसे कि अभी हमने मान लो इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर किया। अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन चैप्टर के अंदर थ्योरी बहुत ज्यादा है। कॉस्ट का मतलब क्या है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या है, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम का मतलब क्या है, परपेचुअल का मतलब क्या है, इसका डिफरेंस क्या होता है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, है ना। अब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस या तो आप हमारे नोट्स में से कर लो, हमारी किताब में से कर लो, या फिर आप मॉड्यूल से भी कर सकते हो। ऐसी कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, पर चैप्टर वाइज जो थ्योरी है ना वो आप कहीं से भी कर सकते हो, मॉड्यूल से कर सकते हो। मॉड्यूल के अंदर एक समरी होती है, वहां समरी से कर सकते हो, तो वहां से कर लेना। तो एक चैप्टर को रिवाइज भी कर लिया, उसकी थ्योरी भी कर ली, एंड ये प्रक्रिया चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। जब 15 दिसंबर आएगी तो बेटे आपको मजा आ जाएगा। एक तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका होगा और लगभग लगभग 60 to 70% आपने रिवीजन भी कर ली होगी। उन चैप्टर्स की रिवीजन हो चुकी होगी जो चैप्टर बेटे बहुत पुराने हैं, जो ताजा ताजा चैप्टर हैं। जैसे कि एंड में हम चैप्टर कराते हैं पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंटिंग। अब पार्टनरशिप और कंपनी अकाउंटिंग की आपको रिवीजन की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि वो तो बेसिकली आपने बेटे ऑलमोस्ट 15 दिन जो दिसंबर के हैं उन दिनों में सीखा होगा कंपनी को, कंपनी अकाउंटिंग को, शेयर, डिबेंचर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
वो तो ताजा ताजा है, उसकी रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। और इससे पीछे जो नवंबर का महीना होगा उसमें आपने पूरी पार्टनरशिप सीखी होगी, तो वो भी ले देकर बहुत ज्यादा फ्रेश होगी, उसकी आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो ये हो गया हमारा 15 दिसंबर तक का टारगेट। सिलेबस खत्म होगा, चैप्टर वाइज रिवीजन होगी, चैप्टर की थ्योरी भी कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे। यहां तक 15 दिसंबर तक की कहानी है। अब आती है जो आगे के बचे 1 महीने का टाइम। अब बचाना हमारे पास 1 महीने का टाइम, यानी कि अब आता है लास्ट वन मंथ टू एग्जाम। उसमें क्या करोगे? हालांकि इसको हम 30 डेज रिवीजन स्ट्रेटेजी बोलते हैं, पर चलो कोई बात नहीं, यहीं पर सीख लो यार, तुम्हारे कौन से पैसे लगे हैं। 1 मंथ टू एग्जाम, यानी कि आखिरी के जो 1 महीना बचेगा 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक का, उसमें क्या करोगे? उसमें बेटे आप करोगे फिर से रिवीजन, क्योंकि सिलेबस तो हो चुका है, अब आप करोगे रिवीजन। लेकिन इस टाइम पर जो रिवीजन करोगे उस स्ट्रेटेजी में डिफरेंस है। वो स्ट्रेटेजी क्या होगी? यहां पर जब आप रिवीजन उठाओगे तो यहां पर रिवीजन आपको उठानी है आरटीपी से। रिवीजन टेस्ट पेपर जो हमारा इंस्टीट्यूट लॉन्च करता है हर एग्जाम से पहले, एक देता ना आरटीपी देता है आपको, वो आरटीपी आपको देखनी है। पहला फोकस इस आरटीपी पे है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेटे ये वो आरटीपी होती है जिसमें से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये आरटीपी को अच्छे से कर लेते हो तो आपके 25, 30, 40 मार्क्स के जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना, वो लगभग इस आरटीपी से ही होते हैं या इससे सिमिलर होते हैं। ऐसा एनालाइज करके देखना, ऐसा ही होता है। तो ये आरटीपी करके देख, सबसे पहला फोकस इस पर। चैप्टर वाइज ही होती है ये, हर चैप्टर के कुछ 1-1, 2-2 क्वेश्चन होते हैं। ओके, फिर आपको देखने हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस। हालांकि पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी हम करा चुके होते हैं क्लास के दौरान ही, पर फिर भी अगर किसी को पास्ट ईयर क्वेश्चंस ही लगाने हैं सिर्फ, तो वो पीवाईक्यूज कर सकता है। और फिर होती है एमटीपी, चाहे वो हमारा इंस्टीट्यूट लेता है या फिर बेटे हम मॉक टेस्ट जो सीए वाला लेता है, मॉक टेस्ट पेपर्स, तो इसका आप सहारा ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब एक बच्चे के मन में है, डाउट है, वो बच्चा कह रहा है कि सर हम कितनी आरटीपी करें, कितने पीवाईक्यूज करें, कितने मॉक टेस्ट दें? तो बेटे ज्यादा नहीं, आरटीपी अगर आपको करनी है तो मेरे हिसाब से आप पिछले 3 अटेम्प्ट्स की आरटीपी कर सकते हो, इससे ज्यादा करने का कोई फायदा नहीं है। लास्ट 3 अटेम्प्ट्स तक के आरटीपी आप कर सकते हो। आरटीपी में क्या होता है ना, पिछले 3 अटेम्प्ट यानी कि 1 साल के जो आपके लेटेस्ट एग्जाम्स हुए हैं उनके आरटीपीज, उसमें क्या होगा, हर चैप्टर के 1-1, 2-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हर आरटीपी में अगर 1-1 क्वेश्चन भी मिलेगा तो 3 आरटीपी में 3-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। हर चैप्टर के फाइनल अकाउंट्स के 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, डिवेंचर्स रिडेम्पशन के 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, शेयर इशू से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये 3-3 क्वेश्चन करके आपकी एक आरटीपी, 3 आरटीपीज आप कर सकते हो। अगर आपको पीवाईक्यूज चाहिए तो मैं ये नहीं कहता कि पिछले 10 साल के पीवाईक्यू ले लो, पिछले 15 साल के पीवाईक्यू ले लो, नहीं, ज्यादा से ज्यादा अगर आपको पीवाईक्यूज करने भी हैं तो लास्ट 5 to 6 अटेम्प्ट्स, बस, इससे ज्यादा नहीं। 5 to 6 अटेम्प्ट्स का मतलब होता है लेटेस्ट 2 साल के। और मॉक टेस्ट तो बेटे बस एक ही दिन है, एक इन द सेंस जो इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट लेता है ना, बस 1-2, MTP 1, MTP 2 और सीए वाला जो आपका मॉक टेस्ट लेता है वो एक, बस। इससे ज्यादा मॉक टेस्ट देने की जरूरत ही नहीं है, इससे ज्यादा अपने आप को क्यों दर्द देना, जरूरत ही नहीं है। बिलीव इन योरसेल्फ, आप अपने ऊपर विश्वास रखो। जब आपने चैप्टर वाइज रिवीजन कर ली, पूरा सिलेबस कर लिया, थ्योरी कर ली, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, आपने आरटीपी कर लिए, आपने पीवाईक्यू कर लिया, आपने मॉक टेस्ट दे दिए, और क्या करोगे? बच्चे की जान लोगे? अब हो तो गई तैयारी, इससे ज्यादा तैयारी थोड़ी करनी है। ओके, लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट वो आता है रिसोर्सेज। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बच्चे हमारे से नहीं पढ़ रहे, वो कहीं और पढ़ रहे हैं, हाँ, वो खुद तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है इसका। अब वो कह रहे हैं कि सर हमारे को रिसोर्सेज बता दो, अब हम ये तैयारी कहां से करें? हाँ, तो अब आपको मैं फ्री का रिसोर्स देता हूं। सबसे बड़ा रिसोर्स जो हमारे पास है वो है हमारा जो सीए वाला चैनल है, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, इसके ऊपर हमारे कुछ फ्री कंटेंट पड़ा है। फ्री कंटेंट इन द सेंस आपके पास क्या पड़ा है बेटे? आपके पास चाणक्य सीरीज पड़ी है, अभी चाणक्य 3.0,
ये ऑनगोइंग सीरीज है, इसका मतलब जनवरी 2026 तक अटेम्प्ट तक आपके चाणक्य 3.0 सीरीज में सारे चैप्टर्स आ जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वन शॉट्स, चाणक्य 3.0। अगर आप इसकी वेट नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें बेटे अभी लेक्चर्स डल रहे हैं, धीरे धीरे सभी टीचर्स इसके अंदर लेक्चर्स डाल रहे हैं, लेकिन अगर आप इससे पुरानी चाणक्य भी देखना चाहते हो बेटे, वो भी रेलिवेंट है 2.0, वो भी रेलिवेंट सीरीज है। ये दो सीरीज हमारी थी, चाणक्य 2.0, 3.0। 3.0 इज ऑनगोइंग, 2.0 कंप्लीट हो चुकी है, उसमें जितने लेक्चर डलने थे वो डल चुके हैं, अब 3.0 में डल रहे हैं। तो इन दोनों से आप वन शॉट्स कवर कर सकते हो, वन शॉट्स। ठीक है जी, ओके सर। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ चाहिए बेटे, इसके अलावा हमारी एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज थी, या है और आएगी भी, अगस्त्य सीरीज। अगस्त्य सीरीज, इसके अंदर भी सारे चैप्टर्स के PYQs डले हुए हैं, PYQs अगस्त्य सीरीज के अंदर। उसके अलावा आप मैराथन भी देख सकते हो, जो नितिन सर ने कंडक्ट करी थी मैराथन, मैं हमेशा बोलता हूं, वो मैराथन भी आप देख सकते हो। साथ में हमारी एक रामबाण सीरीज भी आई थी, उसके अंदर भी चैप्टर वाइज कुछ लेक्चर्स डले हुए हैं, वहां से भी देख सकते हो और आप अपनी रिवीजन कर सकते हो। तो ये आपके लिए फ्री कंटेंट है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। और आने वाले जो दिसंबर का महीना होगा, दिसंबर टू जनवरी का महीना होगा, वहां पर हमारी एक लाइव, फिर से लाइव सीरीज आएगी, जो हर साल आती है और हर साल क्या, हर अटेम्प्ट में आती है लाइव सीरीज। वो लाइव सीरीज आएगी, वो सीरीज आएगी दिसंबर से जनवरी के महीने में। तब आप फिर से इस सीरीज से रिवीजन कर सकते हो हमारे साथ। पर मैं फिर भी बोलूंगा, अगर आपको वेट नहीं करनी है, तो आप खुद अगर तैयारी कर रहे हो, तो आप इन सीरीज का इस्तेमाल करके आप अपनी रिवीजन कर लेना। और अगर हमारा वेट करना चाहते हो तो हमारा वेट कर लेना, हम तब आकर तुम्हारे को लाइव में रिवीजन करा देंगे। सो ऑल इन ऑल ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट 3.5 मंथ्स टिल दी एग्जाम्स, और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो बस विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहो, करते रहो तैयारी, हाँ, और पास हो जाना। चलो, और भी बीच में कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगी मोटिवेशन की, रिवीजन स्ट्रैटेजीज की, तो हम सारे टीचर्स आपके लिए अवेलेबल हैं और धीरे धीरे आकर आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज देते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल आपको इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करनी है। अगर आप इसमें कुछ ट्विक करना चाहते हो, इसमें अपने आप से चीजों को चेंज करना चाहते हो, तो आप वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-21 कर सकते हो और अपने हिसाब से अपने लिए एक कस्टमाइज स्ट्रैटेजी बना सकते हो। जो भी करना, बेटर करना, बढ़िया करना, बेस्ट करना, और कोशिश करना ये एक पेज पर लिख लेना कि अगले 3 महीने का टारगेट आपका क्या है। पेज पे लिख लो, एक कैलेंडर पर मार्क कर लो कि इन दिनों पे मुझे क्या क्या करना है, और उस कैलेंडर पे जैसे जैसे वो दिन बीतते चले जाएं उसको टिक मार्क करते रहना कि हाँ, ये जो मैंने डिसाइड किया था ये मैंने कंप्लीट कर लिया। तो इस हिसाब से अगले 3 महीने, 3.5 महीने आपकी तैयारी चलनी चाहिए। ठीक है जी, तो दैट इज ऑल फॉर माई साइड, और मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।